राजनीति के सुपरहिट मुकाबले यानी दिल्ली चुनाव का बच चुका है बिगुल। थर्ड डिग्री के इस सीजन में आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट करेगी दिल्ली के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जी, चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री ही चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो आपकी सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं या अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। कोई नाम दिल्ली का नहीं है? कोई नाम दिल्ली का, सब नाम दिल्ली के हैं और दिल्ली पूरी जो है नरेंद्र मोदी जी में समाहित है। वो ना दिल्ली से बाहर है और ठीक 7 रेस कोर्स पर रहते हैं जो कि केंद्र है दिल्ली का। 5 चेहरे, 5 नाम लीजिए आज। 5 नाम लीजिए। एक मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बताएंगी, 5 का नाम बताइए। कौन कौन बन सकता है? 5 नाम मेरी मर्जी में नाम लूं, आपके कहने से क्यों लूंगी? मेरी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को मैं क्यों खुलासा करने वाली? दिल्ली क्यों न जाने कि उसका नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे वो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए चल पड़े थे ना। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है, बनारस में क्या आपने तमाशा नहीं देखा? दिल्ली ने तमाशा नहीं देखा पिछले 1 साल में? तो ये सीएम बनकर वहां पीएम बनने गए थे, इसलिए यहाँ पीएम होकर सीएम की लड़ाई। नहीं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो नरेंद्र मोदी जी को शीर्षस्थ नेतृत्व के रूप में देखती है और उस शीर्षस्थ नेतृत्व का जो हमें लाभ हुआ है वो हमें लाभ हुआ है। अभी तक 4 प्रदेशों में चुनाव हुए जिसमें 3 में हमने तकरीबन पूर्ण बहुमत पाया। 1 के अंदर सबसे अधिक जो मतदान है नंबर 2 पर हमारी पार्टी है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल के नाम से उस चेहरे से डर लग गया? अरविंद केजरीवाल, ये मतलब मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करना चाहती हूँ, डिल्यूजन। कभी कभी डिल्यूजनल होना अच्छी बात है, तो ठीक है, आप भी उस कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली से 7 सांसद, उनमें से एक आप। जी। नई दिल्ली सीट आसान नहीं थी, अजय माकन के खिलाफ आप खड़ी थी। जी। आपकी पार्टी में आपकी क्या वैल्यू है? मेरी पार्टी में मेरी ये वैल्यू है कि नई दिल्ली की जो सबसे मुश्किल सीट माने जाने वाली थी, और बल्कि वो सीट जो आप जैसे लोग हराई हुई दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, 1,62,000 से 72,000 के बीच के रास्ते को मैंने पार किया है। ये मेरी वैल्यू है। आप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं? जी नहीं, मैं वो करना चाहती हूँ जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सक्षम करे। जो भी पद या जो भी कुछ पार्टी तय करेगी वही मेरे लिए असीम काम हो। नई दिल्ली सीट पर जी खबर आती है शाजिया इल्मी लड़ेंगी। ये कोई प्लांटेड खबर है और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो सीटें तय कर रहा है। अभी सीट कोई तय नहीं हुई है, तो कौन लड़ेगा किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि ये खबर को जानबूझ के कहीं से क्या सतीश उपाध्याय जानबूझकर इस तरह की खबरें प्लांट करा रहे हैं? माय गॉड, अब इस तरीके का नाम आप मत लीजिए। पार्टी अध्यक्ष होकर क्यों ये हरकत करेंगे? तो ये आपकी वीकनेसेस है या स्ट्रेंथ है कि वहां से जो छोड़ के आए वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाए? ये तो देश की परंपरा है और देश की ताकत है कि जो उनके साथ लगे थे और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये पता चला कि वो आदमी ना केवल देश की जनता को धोखा दे रहा था बल्कि अपने परिवार और अपने साथ के लोगों को धोखा दे रहा था। तो फिर आपके साथ के लोग छोड़कर क्यों गए उनके पास? मेरे साथ के कौन लोग गए? टिकट नहीं मिली होगी तो आपके काउंसलर्स, आपके पूर्व एमएलएज, विधायक? पूर्व एमएलएज और पूर्व विधायक वो गए जिन लोगों को टिकट पार्टी से नहीं मिला। उस वक्त तो टिकट की बात भी नहीं थी। नहीं, कुछ ना कुछ रहा होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन मोदी जी वो अपॉर्चुनिज्म की जो हिस्सा है वो होता है, मतलब वो भी राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी माइनस मोदी कुछ नहीं है? नहीं, बीजेपी माइनस मोदी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट बीजेपी विद मोदी ही सब कुछ है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी पार्टी के लिए नेतृत्व बहुत आवश्यक है। इस देश ने नेतृत्व का अभाव को पिछले 10 साल देखा है। लेकिन दिल्ली में जब बिजली की दिक्कत आएगी, पानी की दिक्कत आएगी, शिक्षा में परेशानी आएगी, नर्सरी एडमिशन को लेकर दिक्कत आएगी, तब कहाँ खोजेगी दिल्ली की जनता जाके नरेंद्र मोदी? देखिए, अभी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के और उनके नेतृत्व में जो पॉलिसी डिसीजंस होने हैं वो हो रहे हैं। और जो दिक्कतें आपने बताई, हम दिल्ली में सरकार में ना होते हुए खाली लोकसभा में बैठे हुए लोग हैं और ये जितनी दिक्कतें आपने बताई हैं इनको हमने सुधारने की कोशिश तो खाली एमपी होके करने की कोशिश की है। पिछले 7 महीने एनडीएमसी में आप हैं जी।
प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के हैं, जी 7 सीट आपके पास है जी। आपको लगता है इन 7 महीनों के दौर में जी। दिल्ली में स्थिति एक ऐसी आ गई जो एक आइडियल स्टेट के तौर पर था? आइडियल स्टेट बनाने में 7 महीने का समय काफ़ी नहीं है, और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी का भी साथ चाहिए होता है। जो ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में बैठे थे वो या तो कांग्रेस की सरकारों द्वारा नियुक्त थे और या फिर केजरीवाल जी के द्वारा नियुक्त थे, और उस बीच में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस तरह रफ्तार से हम चाहते थे, और उसका उदाहरण मेरे खुद के पास एक नहीं कई हैं। लेकिन जब तक वो फाइल हम ऊपर तक मूव करते थे, चाहे वो गृह मंत्रालय के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो काम हो गए। फाइनली वो काम सब हुए जो हम चाहते थे। लेकिन जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, जिस रफ्तार से करने के लिए वो काम हमने किए, आप 7 महीने और 7 साल की बात करें, बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये ब्यूरोक्रेसी पर उनका पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है क्या इस दौर में? पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। हमारी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकलाइज हो चुकी है। देखिए, मेरा ये मानना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होती है। पानी की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी में होती है कि जिस शेप में आप डाल दें वो डल जाती है, जो रंग आप उसको दें वो दिया जाएगा, और उसका अपना कोई इस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या वो सब नहीं होती, और सरकार जो उनसे काम कराना चाहती है वो करती है। ये एक आइडियल स्थिति है। लेकिन जहाँ पर 2G स्कैम हुआ तो वो बिना ब्यूरोक्रेसी की मतलब के या बिना ब्यूरोक्रेसी के साथ के नहीं हुआ। जब लोग मिलते चले जाते हैं और उसी में हिस्सेदारी पॉलिटिकल स्थिति के साथ बनती चली जाती है, तो उसका नतीजा जो है वो आगे तक आता है। जिस मान लीजिए कोई भी उस समय के घोटाले घपले हुए, वो घोटाले घपले अगर आज कोई सरकार उसको बेपर्दा करना चाहती है तो जाहिर तौर पर ब्यूरोक्रेसी का अगर उसमें कुछ लेन देन रहा है, वो चाहेगी कि वो मामले दबे रहें, और वो फाइलें या वो स्पीड या वो तमाम चीज़ें वो उसका हिस्सा इसका मतलब ये है कि मनमोहन सिंह के दौर के जो भी ब्यूरोक्रेट थे जी, वो मोदी सरकार के दौर में उन ब्यूरोक्रेट को हाशिए पर जाना होगा? नहीं, ये उसका मतलब नहीं है। उनको अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी और काम जिस तरीके से मोदी सरकार चाहती है उस तरीके के काम करने होंगे। और मोदी सरकार कोई अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए काम नहीं करना चाहती, वो भारत की जनता के लिए काम करना चाहती है, और वो किसी भी सरकार का काम है कि अपनी जनता के लिए काम करे। आपकी सरकार दिल्ली में होगी तो वो सारे ब्यूरोक्रेट हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, वो सारे जो केजरीवाल ने नियुक्त किए? नहीं, जो शीला दीक्षित ने नियुक्त जी किए? नहीं, वो सारे ब्यूरोक्रेट नहीं हटाए जाएंगे। केवल वो ब्यूरोक्रेट हटेंगे जो लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से और जिस मंशा के साथ जनता का काम करने की आवश्यकता है वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक कुमार विश्वास जब कहते थे पार्टी पर लौट रहे हैं तो यकीन करना मुश्किल होता था, क्योंकि साफ बात नहीं थी। कुमार विश्वास कहते थे कि कई लोग बीजेपी से अप्रोच कर रहे हैं कि आइए बीजेपी में शामिल होइए, लेकिन शाजिया इल्मी का जुड़ना ये साबित करता है कि आप आम आदमी पार्टी की इन फाइटिंग को, उनकी आपसी कलह को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं, उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आपकी रणनीति क्या? देखिए, मेरी रणनीति तो आज लोग हर पार्टी को छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सब लोग मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन पार्टीज का खुद का वजूद समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में धोखे की भावना है, कहीं ना कहीं लगता है कि ना केवल जनता को बहलाया फुसलाया गया, बल्कि उसके जो नेतृत्व था वो भी डिसइल्यूजन्ड है उनके कामों से और उनके कर्तव्यों से। और जाहिर तौर पर जो लोग राजनीति में भाग लेना चाहते हैं उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्लेटफॉर्म है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गए? नहीं, प्रेसिडेंशियल, मोदी जी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है जी। मोदी जी का मतलब बीजेपी है जी, उसके अलावा इस देश में कुछ भी नहीं है। वो जो तय करेंगे करेंगे। पीएमओ में घूमते हैं, सेक्रेटरी के कमरे में जाते हैं, खबरें यहाँ तक आती है। कोई मिनिस्टर जा रहा है किस रूप में काम करेगा, खबरें यहाँ तक आती है। उस पर ब्यूरोक्रेसी में कौन नियुक्त होगा, ये खबरें यहाँ तक आती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये खबरें मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आ रही हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि लोकतंत्र का मायने है कि लोगों की सेवा की जाए, ना कि लोकतंत्र के विवादों को इकट्ठा करके लोगों के खिलाफ काम किया जाए। आप इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म मानिए या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लीडरशिप मानिए, जो चाहे आप माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उस आइडियोलॉजी को और उन सब को कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उस व्यक्ति का नाम
नरेंद्र मोदी है और देश की जनता ने उसको स्वीकारा है। चलिए हम और वापस देश की जनता जिसको स्वीकारे उससे बड़ा लोकतंत्र में कोई ताकत नजर आया। केंद्रीय बजट में हमने देखा 200 करोड़ बिजली के लिए आए, 500 करोड़ पानी के लिए आए, ये सारी चीजें, और दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए बहुत सारी चीजें आई। जमीन पर क्या किया है आप लोगों ने? वही बात, 600 करोड़ रुपया जब दिल्ली के लिए, मेरे को याद है मैंने खुद उस पर बहुत लंबा चौड़ा जो है आगे बढ़कर उस पैसे को मैं लेके आई थी 600 करोड़ की, किसी तरीके से हमें दिल्ली की जो पानी की पाइप्स हैं और स्वेज पाइप्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए आप हमें पैसा दीजिए। तो 600 करोड़ हम केंद्र सरकार से ले आए। अब हर जो मीटिंग के अंदर हम उन लोगों से कह रहे हैं कि भैया आपने ये खर्चे का प्लान तो आप हमें बताइए कि आप कैसे कैसे, अब वो काम कोई नेता का नहीं है कि वो बैठ के वो प्लानिंग कर सके कि 600 करोड़ में मैं सबसे पहले इस इलाके के पाइप बदलूंगा, या इस इलाके में पाइप नहीं है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वो वहाँ पहले पाइप डलेंगी, स्वेज की पाइप जो है वो 8 फुट पे होनी चाहिए, वो 3 फुट पे नहीं होगी। ये सब काम तो ब्यूरोक्रेसी के होते हैं। यानी काम शुरू नहीं ये नहीं, काम शुरू हुआ और बावजूद उसके जिस रफ्तार की प्लानिंग मैं चाहूँगी वो रफ्तार की प्लानिंग नहीं हुई। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी जो दिल्ली जिस चीज़ से ग्रसित है उसको कहीं ना कहीं सुलझाना होगा, और वो तब मुमकिन है जब देश में, खासतौर पे दिल्ली में, एक लोकतांत्रिक रूप से जीत कर आई हुई सरकार हो, हर एक का काम निश्चित हो और यहाँ के मुख्यमंत्री उस विषय पर कंट्रोल लेकर काम करवा सके। रोज की जो जवाब तलबी है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल की है या कोऑर्डिनेशन है केंद्र के साथ या बाकी चीज़ें, अब केंद्र में लोकसभा में होने के कारण तो हमने जो एजेंडा पुश करना था या जो कुछ हमें दिल्ली के लिए चाहिए था हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन दिल्ली में काम करवाने के लिए कोई सरकार ही नहीं थी और इसी कारण से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन भी नजर आया। फैसला आप ही को लेना था। नहीं, फैसला तो हमने लिया, यहाँ हो जाए बिल्कुल, और वो फैसला वो अगर आप उस 1 साल की रूपरेखा याद करें तो आपको याद आएगा कि वो रूपरेखा शुरू होती है कि वहाँ तो बनारस के चुनाव लड़ने चले गए, साथ ही साथ यहाँ पे डिसॉल्व नहीं किया क्योंकि अगर इनके जो भी लोग थे, 28 लोग थे या 27 लोग थे, एक साथ इस्तीफा दे देते तो चुनाव तुरंत हो जाता, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिए बल्कि एमएलए बने रहे पूरा 1 साल और सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को उलझाए रखा और सुप्रीम कोर्ट के में ये जवाब दाखिल करेगा, वो जवाब दाखिल करेगा, वो करेगा। एक अजीब किस्म की राजनीति हो रही थी जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही तरफ दिखाई दिए क्योंकि वो चाहते नहीं थे, वो इसको एक विंडो के रूप में, खिड़की के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे कि किसी तरीके से ये मामला लटका रहे और जिस तरीके से दिल्ली का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी है, उसी तरीके से मोदी मार्च को केंद्र तक रोका जा सके और जाके बनारस में उलझा जाए। यानी आप मान के चल रहे हो कि चुनाव बेमानी है, बीजेपी जीत ही रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा भाव नहीं है। नहीं, ऐसे भाव से मैं ग्रसित नहीं हूँ, ऐसे भाव से मैं बिल्कुल ग्रसित नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से जो हाल दिल्ली की जनता ने पिछले 1 साल में सहा है, वो इस बार आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन करेंगे क्योंकि ये बात नीचे तक हर एक व्यक्ति के मन में जा चुकी है कि जब जब पूर्ण बहुमत एक पार्टी को नहीं मिलता उसका नुकसान उस प्रदेश की और देश की जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी भी एक पार्टी के समर्थन में पूर्ण बहुमत होना अनिवार्य है, नहीं तो लगातार राजनीतिक रूप से बुरा हाल। और जो मैं जिस सपने को लेकर राजनीति में उतरी और मोदी जी ने उस शब्द को कॉइन किया, श्रेष्ठ भारत का निर्माण, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण जो है वो अपूर्ण रहेगा जब तक आप पूर्ण बहुमत की सरकारों को बनाने की कवायद नहीं रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी तो श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जिस चेहरे के साथ दिल्ली में अभी चुनाव समिति का अध्यक्ष भी बना दिया आपने, सतीश उपाध्याय को, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो बिजली कंपनियां मीटर बनाने वाली हैं उसमें सतीश उपाध्याय के शेयर्स हैं और इसीलिए जितनी भी अभी तक शिकायतें जा रही थी मीटरों को लेकर, ये उन्होंने आरोप लगाया है, जितनी भी शिकायतें जा रही हैं उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें तो साहब जी के शेयर्स हैं। सतीश उपाध्याय का जिक्र वो कर रहे हैं। देखिए, ये फिर वही भ्रमित करने वाली राजनीति, किसी के शेयर किसी कंपनी में होना क्या गैर कानूनी है? ये शेयर इनके क्या तब नहीं थे जब अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री थे या एमएलए थे?
ये विधायक रहे हैं साहब 1 साल तक, और इसमें से गैर कानूनी काम तो कुछ भी नहीं है। 2 ना जुड़ने वाली बातों को, मुझे जानकारी नहीं है कि इनके शेयर हैं या नहीं है, इनकी पत्नी ये कंपनी चलाती हैं या नहीं चलाती हैं, लेकिन अगर बिजली के मीटर खराब है तो साहब आप क्या कर रहे थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री और एमएलए होने के कारण आपने किसको शिकायत दर्ज कराई? और आपने उन मीटर्स के खिलाफ आप 50,000 पिटीशन रोज डालते रहते हैं। बिजली कंपनियों को आपने जो SC ST के लिए जो बजट था वो आपने दान खाते में दे दिया, और लोगों का पैसा जो लोगों के काम पे नहीं लगाया। आपने क्या किया इस